गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था मौर्य साम्राज्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस तरह से शासन चलाया गया था, उसके बाद उसको उत्तराधिकारी कैसे बने थे। और इसमें कोई डाउट नहीं था कि मौर्य काल भारत का स्वर्ण काल था। लेकिन उसके बाद जो एक और साम्राज्य आया था वो था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी। और गुप्त साम्राज्य की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल के बाद भारत का सबसे स्वर्ण जो काल रहा था वो गुप्त काल रहा था। गुप्त काल के अंदर ऐसे बहुत सारी परिवर्तन आए थे जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये थी, गुप्त काल के अंदर सोने के सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ था। सोने के सिक्के चलाए गए थे जो आज भी हमारी जानकारी के मुख्य स्रोत रहे थे। बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं और सिक्के हैं जिनके आधार पर हम गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकारों को काफी मदद मिलती है उसमें। गुप्त साम्राज्य में जो दूसरा गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं वो उस समय के लिखे गए साहित्य हैं। और उस के समय लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण जो रचना थी वो थी प्रयाग प्रस्ती। प्रयाग प्रस्ती की रचना समुद्रगुप्त के जो राज कवि थे हरिसेन, उसके द्वारा लिखी गई थी। संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है प्रयाग प्रस्ती, जो इंपॉर्टेंट स्रोत है हमारा गुप्त साम्राज्य के बारे में। उसके बाद गुप्त साम्राज्य में बहुत सारे बदलाव आए थे। ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव आया था, शहरीकरण हुआ था। ये सब परिवर्तन क्यों हुए थे? क्योंकि कृषि जो थी उसमें परिवर्तन आ गया था। कृषि करने के तरीके बदल गए थे। लोग लोहे का प्रचलन बढ़ गया था। लोहे के प्रचलन बढ़ने के कारण लोहे से हल बनाए जाने लगे। बहुत सारे लोहे के कृषि के जो कृषि में काम आने वाले औजार थे उनका प्रयोग बढ़ा, जिससे कृषि की उत्पादकता बढ़ी। और ऑब्वियसली जब कृषि की उत्पादकता बढ़ती है तो जो सरप्लस हमारे पास होता है तो उस सरप्लस को हम बाजार में बेचने के लिए जाएंगे। तो बाजार में जब बेचेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, तो एक दूसरे लोग कांटेक्ट में आएंगे। कोई ऐसा स्थान होगा जहां लोगों की गैदरिंग होगी, सेल परचेज होगा। तो इस तरह से जब व्यापार बढ़ा तो शहरों का निर्माण हुआ, नगरीकरण हुआ, नगरों के निर्माण हुए, लोग आकर बसने लगे फिर वहां पर। तो इस तरह से कृषि के विकास के कारण बहुत सारी जो है परिवर्तन आए। अब कृषि वो करते थे, लोहे का प्रयोग करते थे, सिंचाई के लिए तालाब को और नहरों का प्रयोग करते थे। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। और जो गंगा घाटी के जो साथ लगते हुए जो क्षेत्र थे वहां धान की रोपाई शुरू हो गई थी, धान का फसल उगाई जाने लग गई थी। तो कृषि में इन तकनीकों के प्रयोग के कारण, इन बदलावों के कारण कृषि अब लोगों के लिए लाभ का व्यवसाय बन गया। तो इसलिए लोग ज्यादा कृषि करने लगे थे। और कृषि जितनी ज्यादा हुई, जितना उत्पादन बढ़ा, जितना सरप्लस उत्पादन बढ़ा, उतना ही व्यापार बढ़ा, चीजें मार्केट में आई और व्यापार बढ़ा और नगरीकरण हुआ। इस तरह से नगरों का विकास हुआ। क्योंकि कृषि इंपॉर्टेंस इस बात से चलती है कि एक वर्ड आता है वेलार। वेलार शब्द बड़े कृषकों के लिए प्रयोग किया जाता था। और जो बड़े बड़े जमींदार होते थे इनको हलवा या अलवार के नाम से जाना जाता था। लेकिन महत्वपूर्ण वर्ड था वेलार। कई बार सीबीएसई में पूछा गया वेलार शब्द का अर्थ क्या है, तो वेलार शब्द का अर्थ होता है बड़े जमींदार, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी। अब इसमें एक गांव के अंदर भी एक परिवार की क्या सिचुएशन थी, तो परिवार के अंदर एक वर्ड आता था गृहपति। एक परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था। गृहपति का मतलब होता था घर का मुख्य आदमी। जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता था वो घर का मुख्य होता था, उसको गृहपति कहा जाता था। सारे घर की जितनी बच्चे, महिलाएं, खेती बाड़ी, जितने भी संसाधन थे, यहाँ तक कि पशु भी जो थे पालने वाले, वो सारे उसके अंदर आते थे, जिसको गृहपति के नाम से जाना जाता था। तो ये एक वर्ड अलग से आ गया था उसमें, गृहपति। इस तरह से गुप्त काल जो है बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा गुप्त काल के अंदर भूमिदान का भी बहुत वर्णन मिलता है। भूमिदान लोग करते थे। आमतौर पर भूमि का दान जो करता था वो राजा करते थे या बड़े जमींदार करते थे। ये उनके लिए करते थे जो आमतौर पर ब्राह्मण लोग होते थे, जो यज्ञ वगैरह कराते थे, उनको भूमिदान किया जाता था। अब भूमिदान करने के पीछे भी कई उद्देश्य बताए जाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि राजा जब कमजोर होता था तो लोगों को भूमिदान करके वो लोगों से अपना सपोर्ट प्राप्त करना चाहता था। कुछ लोग ये कहते थे कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जमीन जब एक आदमी पे ज्यादा होती है तो उस पर कम उत्पादकता होती है, और जमीन को लोगों में बांट दिया जाता है तो उसमें ज्यादा उत्पादन होती है। तो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी
कृषि का दान किया जाता था, भूमि दान किया जाता था। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि भूमि दान आमतौर पर ब्राह्मण लोगों के लिए भी किया जाता था, जो शिक्षा का प्रचार करते थे या उनको वो देते थे। और इन सब चीज़ का वर्णन हमें प्रयाग प्रस्ती हुई या अभिलेख हो गए, उनके अंदर लिखे हुए, पत्थरों पर लिखे हुए हैं, ताम्र बर्तनों के ऊपर लिखे हुए हैं, इनके भूमि दान के वर्णन मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख हमारे संस्कृत भाषा में थे, लेकिन बाद में 7वीं शताब्दी के बाद में संस्कृत भाषा से तेलुगु, तेलुगु भाषाओं में भी मिले हैं हमें। गुप्त साम्राज्य के एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि गृहपति के अंतर्गत घर का मुख्य जो होता था वो गांव बुजुर्ग व्यक्ति होता था, पुरुष होता था। लेकिन जो प्रभावती गुप्त थी, उसको हमें अभिलेखों में मिला कि प्रभावती गुप्त मालिक थी, साधनों के ऊपर उनका अधिकार था, मालिकाना हक था। और प्रभावती गुप्त ने दान भी किए थे, भूमि दान भी किए थे और बहुत सारे दान किए थे। प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन के वाकटाक परिवार में हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं था। ऐसा माना जाता था कि संस्कृत जो धर्मशास्त्र थे उनके अनुसार महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं था। लेकिन अभिलेख से जानकारी मिली है कि प्रभावती गुप्त जो थी, उसे भूमि का मालिकाना हक प्राप्त था और उसने भूमि दान भी किया था। इसलिए वो एक ऐसी रानी थी। और ऐसा संभव हो सकता है कि धर्मशास्त्र हर स्थान पर समान रूप से नहीं माने जाते होंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र के अगर बता रहे हैं, लेकिन प्रभावती अभिलेखों से पता चल रहा है कि प्रभावती मालिकाना हक था, भूमि का उसने दान किया था। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो धर्मशास्त्र उनका हर जगह पर, यानी अलग अलग स्थानों पर प्रयोग जो मानने का वो था, वो समान नहीं था, समान रूप से लागू नहीं होते थे। तो इतिहासकारों के लिए, हालांकि इसमें बहुत सारे विवाद हैं, भूमि दान से संबंधित बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग व्यूज हैं। कुछ मानते हैं कि भूमि दान अधिकतर ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक भूमि दान के द्वारा कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए, कृषि की उपज को प्रोत्साहन करने के लिए करते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भूमि दान एक संकेत था राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्लभ होने का, राजा समर्थन जुटाने के लिए भूमि का दान करते थे। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।